नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। और राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली की खबर के साथ। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नेशनल हेराल्ड मामले में सोमवार को ईडी के सामने होने वाली पेशी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने की पूरी तैयारी में है। पार्टी के पूरी तरह से राहुल के साथ होने का संदेश देने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, पार्टी सांसद और तमाम वरिष्ठ नेता उनके समर्थन में मार्च करते हुए ईडी दफ्तर तक जाएंगे। कांग्रेस शासित दोनों राज्यों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इसी शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल की पेशी से पहले कांग्रेस ने रविवार को चौतरफा हमला करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार विपक्ष की सबसे मुखर आवाज को दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पार्टी इससे डरेगी नहीं बल्कि लड़ेगी। ईडी की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए समन जारी किए जाने के बाद से ही कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। पार्टी का कहना है कि विपक्ष के शीर्षस्थ नेताओं को जांच एजेंसियों के सहारे डराने धमकाने के सरकार के इस हथकंडे के खिलाफ कानून ही नहीं बल्कि मुखर जमीनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी होगी। इसके मद्देनजर ही कांग्रेस ने सोमवार को राहुल की पेशी के समय सबसे बड़े सियासी प्रदर्शन की तैयारी की है। हालांकि कांग्रेस को इस मार्च के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली है। आए हैं क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिस प्रकार एक मैसेज दे रखा देश के अंदर, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम विचारधारा के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे विपक्ष में रह करके। अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए सबको कि डेमोक्रेसी में और क्या होता है, पक्ष और विपक्ष। और विपक्ष को वो नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी, तो ये जो बात है आज सारी एजेंसियाँ जो है, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, डीआरआई, जुडिशरी, सब पे इतना दबाव बना रखा है इन लोगों ने। निष्पक्ष होकर कोई काम करना चाहें तो नहीं कर सकता है। ये हालात देश के अंदर है और ये बात बार बार हम लोग सब कहते हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, किसी को जिस तरह से कार्यकर्ता राहुल जी के प्रति उनका एक ये कहिए कि राहुल जी के साथ कार्यकर्ता लोग खड़े हैं, सवाल ये उठता है कि जो देश में आज जो हालात हैं, जो सरकार या ये कहें कि भाजपा जिस तरह से सीधे तौर पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, और वो विपक्ष जो सरकार से आंखों में आंख डाल के प्रश्न पूछता है, जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो फैसले हैं, तो कहीं ना कहीं यदि ये हिम्मत कोई दिखाता है तो राहुल गांधी वो हिम्मत दिखाते हैं। तो राहुल जी के ऊपर जिस तरह से ईडी का शिकंजा करने की कोशिश की गई, तो स्वाभाविक है कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के अपने नेता के प्रति एक मोहब्बत भी है, समर्पण भी है, और कांग्रेस का नेता राहुल जी के साथ खड़ा हुआ है। देश भर से कॉल आ रही हैं नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, और हाई फीलिंग्स हैं। उसी के मद्देनजर हमने एक अपनी बैठक की और ये पूरी तरह से हमने तय किया गया कि कोई भी कार्यकर्ता नेता, हम सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हुए सरकार से प्रश्न पूछेंगे। अपने आपको कानून व्यवस्था में मानने वाले, कहने वाले, कानून व्यवस्था को लेकर दुहाई देने वाले आज कानून व्यवस्था के विरोध में जाकर खड़े होंगे। मूल मुद्दे पर आए कि वो 90 करोड़ रुपया या कांग्रेस वर्कर का जो पैसा था उसको अपनी कंपनी में ले जाकर आपने कोई हजारों करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश की नेशनल हेराल्ड की, उसका जवाब नहीं दे रहे। इस सबसे होने वाला नहीं। कानून से हिसाब से चलेगा, कानून व्यवस्था के हिसाब से काम करेगी। उत्तर तो अंतगतवा कांग्रेस परिवार को देना ही पड़ेगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी होनी है, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी। बट जानकारी तो ये मिल रही है कि उन्हें अभी परमिशन नहीं मिली है इस मार्च के लिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नेशनल पैसे को लेन देन को लगातार लेकर कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं रेड लगती हुई नजर आई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें सत्येंद्र जैन की, तो उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होती नजर आई। मगर यहाँ पर अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर जिस तरीके से ईडी के द्वारा नोटिस भेजा गया था और ईडी के द्वारा कहीं ना कहीं गई थी, मगर यहाँ पर बात करें पहले 8 जून की जो डेट थी वो सोनिया गांधी के लिए दी गई थी कि उनको पत्ते धोना
होना है, मगर कोरोना के चलते कहीं ना कहीं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाई और जिसकी वजह से उनको समय मांगा गया उनकी तरफ से। मगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की जो आज पेशी होगी ईडी के द्वारा, तो वो आज उनको 13 जून के लिए उनको हाजिर होने के लिए कहा गया था। मगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें या फिर कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात करें, चाहे इसमें बड़े नेताओं की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें या फिर कहे भूपेश की बात करें लगातार, या फिर कहे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो आज इसको लेकर कहीं ना कहीं घेराव करेंगे ईडी के कार्यालय का और दिल्ली 24 अक्टूबर पर यहाँ पर इकट्ठा होकर ईडी के ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे और तमाम पूरे देश से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उपस्थित होंगे और उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो ईडी की जो कार्रवाई है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो फर्जी केसों के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी गिरा जा रहा है और लगातार और पार्टियों को भी गिरा जा रहा है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पे जो है वो ईडी कहीं ना कहीं फर्जी केस लगाता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं की बात करें, चौधरी अनिल कुमार की बात करें, तो उन्होंने भी ये कहीं ना कहीं इसी को लेकर आरोप लगाए थे कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं अपने इशारे पर नचाती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फर्जी केस के अंदर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी को अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा आज राहुल गांधी ईडी के जब समक्ष में पेश होंगे तो किस तरीके का जवाब देते हैं और ईडी जो है वो किस तरीके के उनके सामने क्वेश्चन रखेंगे। मगर देखना होगा कि सवाल जवाब का जो सिलसिला होगा वो किस तरीके का होगा और जो पैसे का लेन देन के लिए बात की जा रही है उसके अंदर किस तरीके की कार्रवाई होगी ये जरूर देखना होगा। जी, लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी का सीधे सीधे दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है राजीव। सत्येंद्र जैन पर ईडी कार्रवाई करती है तो उन्हें लगता है कि कार्रवाई बिल्कुल सही है और सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, लेकिन जब उनके पार्टी के किसी नेता पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जाती है तो कहा जाता है कि राजनीतिक द्वेष की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं बात करें आम आदमी पार्टी के, जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की सत्येंद्र जैन के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार कहा जाता है कि जांच के अंदर सहयोग करना चाहिए और जो भी स्पष्ट होगा वो सबके सामने आएगा। मगर यहाँ पर बात करें, जब कह सकते हैं राहुल गांधी को ही ईडी के द्वारा नोटिस दिया गया और यहाँ तक कि सोनिया गांधी को दिया गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो दोहरी नीति थी वो देखने को मिली। लगातार कहीं ना कहीं फिर आवाज उठती नजर आई कांग्रेस की तरफ से भी कि फर्जी केस के अंदर ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो उनको कहीं ना कहीं फर्जी केसों के अंदर फंसाया जा रहा है। तो जहां पर कांग्रेस की दोहरी जरूर नीति देखने को मिली। मगर यहाँ पर बात करें आज की, यानी कि 13 जून है, आज राहुल गांधी जरूर पेश होंगे ईडी के समक्ष। मगर यहाँ पर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो सत्येंद्र जैन की जो आज कोर्ट के अंदर ईडी के द्वारा पेशी होगी और उसके अंदर भी कहा जाएगा कि सत्येंद्र जैन की रिमांड की प्रक्रिया और बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए या जांच एजेंसियों के अंदर क्या स्पष्ट हो पाएगा। मगर राहुल गांधी किस तरीके से जवाब देते हैं ईडी के समक्ष पेश होने के बाद में, यह जरूर देखना होगा। मगर सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी को 8 जून को पेश होना था, मगर कोरोना पॉजिटिव के होते हुए वो पेश नहीं हो पाई। उनको अब राजीव, क्योंकि इन्हें मार्च की अनुमति मिली नहीं है तो क्या बिना अनुमति के इनके द्वारा ये सत्याग्रह शुरू किया जाएगा? अनुमति तो है नहीं, अब बिना अनुमति के करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इन पर केस भी दर्ज होगा, तो उसे फिर एक अलग से मुद्दा बनाया जाएगा कि अब बताइए लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार भी नहीं रहा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कांग्रेस के तमाम नेताओं के द्वारा सत्याग्रह की, यानी कि जो प्रदर्शन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं उसको नाम दिया गया सत्याग्रह। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करने की जरूर कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर उनको परमिशन नहीं मिली है, यानी ईडी के कार्यालय तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ईडी के कार्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार मौजूद है और लगातार उनको आने नहीं दिया जाएगा। मगर देखना होगा 24 अक्टूबर रोड से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों या फिर नेशनल कांग्रेस के हों या फिर दिल्ली स्टेट कांग्रेस के हों, तो लगातार वो भी कहीं ना कहीं इसमें उपस्थित रहेंगे। तमाम राज्यों से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी आने वाले हैं। लगातार कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को लेकर प्रदर्शन जो होगा वो किस तरीके का होगा ये भी जरूर देखना होगा। मगर समय जो रखा गया है वो 24 अक्टूबर रोड पर 9 बजे का रखा गया है। उसके बाद ही जब राहुल गांधी जब ईडी के समक्ष पेश होंगे उसी समय ईडी के कार्यालय पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जाने की कोशिश करेंगे। मगर देखना
होगा ये प्रदर्शन जो है जिसका नाम सत्याग्रह रखा गया है, क्या ये कामयाब हो पाएगा या नहीं कामयाब होगा, ये तो अब कुछ समय ही बाद पता लग जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी किस तरीके का जवाब देते हैं ईडी के, ये जरूर देखना होगा जी। लेकिन एक बात साफ है कि आज पूरे दिन भर दिल्ली का माहौल जो है वो गर्म रहने वाला है और कड़ी मशक्कत यहाँ पर पुलिस को करनी पड़ेगी कि किस तरीके से व्यवस्था बनाए रखी जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, एक तरफ राहुल गांधी पेश होंगे, दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन की आज भी कहीं ना कहीं पेशी है कोर्ट के अंदर, और ईडी के द्वारा जो क्या चार्ज लगाया गया था उनके ऊपर भी, यानी कि जो केस लगाया गया था उसकी भी आज सुनवाई है। तो लगातार कहीं ना कहीं आज दिल्ली का जो माहौल है वो जरूर गर्म रह सकता है। मगर देखना होगा कांग्रेस के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन क्या सफल हो पाता है, नहीं हो पाता है। और जो उनकी आवाज है कि राहुल गांधी को भी फर्जी केस के अंदर फंसाया जा रहा है, तो देखना होगा कि राहुल गांधी जो है वो किस तरीके के जवाब देते हैं ईडी के। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन रखा गया है, उस प्रदर्शन का कामयाब होता है या नहीं होता है। आखिरी सवाल है राजीव, ईडी और सीबीआई की निष्पक्षता पर जमकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि केंद्र के इशारों पर अब इन एजेंसियों ने काम करना शुरू कर दिया है? अगर हम नेशनल हेराल्ड केस की बात ही करें तो ये केस लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी के कार्यकाल में ही ये केस खुला हो। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें ईडी की और सीबीआई की, तो जिस तरीके से ईडी को और सीबीआई को ये लगातार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हुई नजर आ रही है और लगातार फर्जी केसों के अंदर कांग्रेस के या फिर कहे आम आदमी पार्टी के नेताओं को कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें, जब भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय भी कहीं ना कहीं केंद्र कांग्रेस की सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगते नजर आए थे। उस समय भी जांच का सिलसिला देखने को मिला था। मगर यहाँ बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं 8 साल के अंदर जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और लगातार सत्येंद्र जैन से भी पूछताछ की जा रही है, तो उससे तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि केंद्र सरकार के ऊपर इशारों पर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के भी यही कहना है कि केंद्र सरकार। ठीक है राजीव, अभी लौटते हैं आपके पास। इस मसले पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो अपने दर्शकों को सुना रहे हैं। मेरे घर पे भेजे जाते हैं। आखिर ये सरकार कर क्या रही है? ये तानाशाही रवैया नहीं है तो क्या है? आखिर हमारी कॉल क्या है? एक सत्याग्रह है। सत्याग्रह है अन्याय के खिलाफ, सत्याग्रह इस सरकार के खिलाफ जो लगभग 8 साल से इस देश के सवालों के जवाब नहीं दे रही है। वो सवाल पूछने का जो कोई मादा रखता है वो आदरणीय राहुल जी रखते हैं। राहुल जी सवाल पूछते हैं बेरोजगारी पे, राहुल जी सवाल पूछते हैं कोविड पे, भ्रष्टाचार पर, किसानों पर। आखिर ये सरकार चाहती क्या है? आप समन भेजिए, आप ईडी के नोटिस भेजिए। आखिर हमने कॉल क्या दिए? हमने कहा कि हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। राहुल जी के साथ देश का हर वो नौजवान और वो देश का हर नागरिक वो साथ खड़ा है जो इस सरकार से पूछने की हिम्मत रखता है। अफसोस ये है कि आज विपक्ष की आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। और आप देखिए पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस को तैनात किया गया है, ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय राहुल जी से डरते हैं। और राहुल जी ने लगातार पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक ये संघर्ष किया है। इससे हम घबराते नहीं है। सत्यमेव जयते के साथ कहना चाहता हूं कि ये सत्याग्रह होकर रहेगा। पुलिस ने चस्पा कर दिया बाहर नोटिस कि आप लोगों को परमिशन नहीं दी गई है। सर इस नोटिस से हम लोग नहीं घबराते हैं। हमने कहा हम कानून का पालन करेंगे, लेकिन सत्याग्रह से सरकार क्यों घबरा रही है? जिस तरह का आज मंजर दिल्ली में देख रहे हैं, ऐसा मैंने उस समय भी नहीं सुना ना जाना, क्योंकि उस समय मैं नहीं था जब ये देश गुलाम था। लेकिन उस समय जो पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, तो ये पुलिस भेजे, नोटिस भेजे, डंडे चलाएं। कांग्रेस का कार्यकर्ता और वो विपक्ष की आवाज इस अन्याय के साथ खड़ी है, इस सोच के साथ खड़ी है कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम अन्याय के खिलाफ सवाल पूछेंगे, उन नीतियों से सवाल पूछेंगे जो जन विरोधी हैं। इस सरकार से हम प्रश्न पूछेंगे और वही काम राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी के साथ हर युवा किसान उनके साथ डटा है और खड़ा है। तो चौधरी को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस सत्याग्रह के साथ हर युवा, हर नौजवान खड़ा हुआ है। राजधानी लाइव में खबरें अभी और भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी चंडीगढ़ की खबर की ओर। 13 जून यानी कि आज देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी को समन के बाद यह रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस 13 जून को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष राहुल गांधी की पेशी के दौरान देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर सत्याग्रह करेगी और दिल्ली में पार्टी के सांसद और
कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जांच एजेंसी के मुख्यालय तक मार्च करेंगे। सूत्रों ने बताया कि पार्टी के महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों और राज्य इकाइयों के अध्यक्ष की डिजिटल बैठक में यह फैसला लिया गया। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अगुवाई में हुई इस बैठक के बाद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि 13 जून को कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पार्टी के सांसद दिल्ली में ईडी मुख्यालय तक मार्च करेंगे। देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर भी पार्टी के नेता और सत्याग्रह करेंगे। क्योंकि देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सब मानस रखते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया हो। नेशनल हेराल्ड के नाम से जो अखबार चलता था, उस पर कुछ आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खास तौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जवाबदेही तय करता है, तब इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग कर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी या हमारा कोई नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण हैं जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी वही करेंगे जो केंद्र की भाजपा की सरकार को लाभ देने का काम होता है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता अमित कुमार इस समय लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन का क्या कुछ पहले से ही ऐलान है, क्या कॉल दी हुई है कांग्रेस पार्टी ने? जी पल्लवी, बिल्कुल देखिए, जैसा कि नेशनल कॉल दी गई है कि पंजाब के अलावा हम कहें कि हर एक जगह पे जहां कांग्रेस है वो ईडी के दफ्तर के आगे जाके प्रदर्शन करेगी। मेन कॉल अगर हम कहें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आज ईडी दफ्तर में बुलाया गया 9:30 बजे पूछताछ के लिए, तो उसी अगर हम कहें उपलक्ष्य में आज पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तो चंडीगढ़ में भी सुबह 9:30 बजे जहां पे ईडी का दफ्तर है उसके बाहर चंडीगढ़ कांग्रेस और पंजाब कांग्रेस मिलकर प्रदर्शन करने वाली है। सुबह 9:30 बजे की उनकी कॉल दे दी गई है और अगर आप बता दें कि इसकी कॉल बकायदा 2 दिन पहले ही दे दी गई थी। जिस दिन अगर हम कहें कि राहुल गांधी को समन आया था, उसी दिन अगर हम कह सकते हैं कि इसके बाद सभी कांग्रेस पार्टी, अगर हम कहें कि सभी रीजनल कांग्रेस को बकायदा नोटिस चला गया था, मैसेज चला गया था कि आपने प्रदर्शन करना है। और उसी कॉल में अगर हम कहें कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बकायदा की गई कांग्रेस की तरफ से, पंजाब कांग्रेस, जिनके बताया गया कि वो ईडी के दफ्तर के आगे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेगी। उनकी तरफ सीधे तौर पे कॉल दी गई है। यह उनका कहना है कि जो ईडी के जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला बनाया जा रहा है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हरास करने की कोशिश की जा रही है, किसी तरीके से कांग्रेस का मनोबल तोड़ा जाए, जो किसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता है, क्योंकि लीडरशिप को जितना ज्यादा तंग किया जाएगा उतना ही जो लोअर लेवल के कार्यकर्ता उनके मनोबल पर ठेस पहुंचेगी। तो इसलिए इसे कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ अगर हम कहें कि ईडी हो गया या किसी भी सेंट्रल एजेंसी, उन सब के ऊपर सवाल कांग्रेस तरफ से खड़े किए जा रहे हैं बार बार कि इन सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करके बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है, अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है। एक्चुअल में वो जिस चीज के लिए है, जो एजेंसी जिस काम के लिए बनी, उनको वो काम नहीं करने दे रही। जो एक्चुअल में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो एक्चुअल में धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो एक्चुअल में क्राइम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही, ये उनका कहना है। जी, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो क्या यहाँ पर भी मार्च का ऐलान किया गया है? मार्च या प्रदर्शन या किसी तरह की कोई भी सत्याग्रह की अभी क्या योजना है? पहले बिल्कुल यहाँ सत्याग्रह की अनाउंसमेंट की गई है। मार्च नहीं किया जाएगा, बट सीधा अगर हम कहें कि जो चंडीगढ़ सेक्टर 18 में ईडी का दफ्तर है वहां पर जाके बैठ के प्रदर्शन किया जाएगा। परमिशन मिल गई है इन्हें के बाहर जी पल्लवी, अब तक परमिशन कहीं से नहीं आई है। जैसे हम जानकारी ले पाए, अब तक परमिशन नहीं मिली है और यही देखना होगा कि क्या वो प्रदर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कॉल 2 दिन पहले की दी गई थी। अगर हम कहें कि चंडीगढ़ में बकायदा चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान उस समय बदल चुके हैं। जब कांग्रेस में अगर के कॉल दी गई थी तो चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान सुभाष चावला थे, और उसके बाद जब अगर हम कहें कि आज कल ही चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान
भी चेंज हुए हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या पहले तो कि आज लीड कर पाएंगे, क्योंकि प्रधान ही बदल चुके हैं चंडीगढ़ कांग्रेस के। उसके अलावा परमिशन के चांसेस नहीं नजर आ रहे, क्योंकि अगर हम कहें ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन करने का चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि किसी भी तरह की प्रदर्शन की परमिशन चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से दी गई हो। जी ठीक है, इन्हें अभी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सत्याग्रह की ये कोशिश करेंगे ही अमित। तो ऐसे में ये पूरी संभावनाएं बन रही है कि विवाद की स्थिति पैदा होगी और उसके बाद कोई ना कोई केस दर्ज किया जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर, जिसे फिर ये एक नया मुद्दा बनाकर पेश करेंगे। पल्लवी देखिए, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखिए ईडी दफ्तर के आगे प्रदर्शन करना मतलब कि आप ईडी दफ्तर को ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब ईडी जी। दफ्तर की कार्रवाई रोक रहे हैं, तो आप एक सरकारी कार्रवाई रोक रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ईडी दफ्तर एक बहुत ही अहम दफ्तर है और वहां की कार्रवाई रोकना एक बड़ा, अगर हम कहें कि गुनाह माना जा सकता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कामकाज रोका जाता है या फिर, क्योंकि देखिए कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है सत्याग्रह किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ दफ्तर के आगे जाके वो बैठ जाएंगे सभी कांग्रेसी, क्या दफ्तर चलता रहेगा, क्या लोगों की आवाजाही चलती रहेगी? अगर लोगों की आवाजाही चलती रही तब हम कह सकते हैं कि शायद कोई केस या पर्चा ना दर्ज हो। पर अगर लोगों के कामकाज या ईडी का कार्यकाल रोकने की कोशिश की गई तब शायद उनके ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि चंडीगढ़ पुलिस ही उन्हें ईडी के दफ्तर आगे नहीं आने देगी, क्योंकि अगर परमिशन नहीं मिली है तो उन्हें नजदीक नहीं जाने दिया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि उनको पीछे से ही खदेड़ दिया जाए। जी बिल्कुल, ये पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह है, जब कार्रवाई किसी विपक्षी नेता पर होती है तो बड़ा बुरा लगता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना अमित, आम आदमी पार्टी पर भी हुई, कांग्रेस पार्टी पर भी हुई। हालांकि सवाल ये भी जायज बनता है कि क्या पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा हो या इस तरह के केस में फंसा हुआ हो। तो निष्पक्षता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और जनमानस भी अब ये सवाल पूछ रहा है कि ईडी और सीबीआई क्या वाकई में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। जी पहले बिल्कुल यही सवाल विरोधी बार बार खड़ा कर रहे हैं, और सिर्फ यही सवाल ही विरोधी खड़ा कर रहे हैं। विरोधियों ने सबसे पहले सीधो अब यही स्टेटमेंट दी कि क्या सिर्फ ऑपोजिशन में ही सारे करप्ट लोग हैं? क्या जो अभी रूलिंग में, जो एक्चुअल में रूलिंग में, जिनके एक्चुअल में पावर, उनमें से कोई भी करप्शन नहीं कर रहा? क्या उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया या उसके कोई पुराने केसेस नहीं है? तो क्या ईडी और सीबीआई उनको नहीं जांच रही है? जो पहले वो केसेस थे, सीधे तौर पर कि पहले केसेस एग्जिस्ट करते तो वो केसेस कहाँ चले? क्या वो केसेस भी खत्म हो गए? क्या उन सब में उन्हें क्लीन चिट मिल गई? एक बड़ा सवाल सीधे तौर पर उनकी तरफ किया गया। दूसरा सवाल उनकी तरफ से बार बार ये किया जा रहा है कि जब ईडी या सीबीआई कार्रवाई करती है तो कई ऐसे केसेस हैं जिनमें ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुकी है। कांग्रेस की तरफ से ये सीधा एग्जांपल दिया गया कि ऑलरेडी उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, या फिर अगर हम कहें कि इनडायरेक्टली केसेस में जोड़ा जा रहा है कि गुनाह, हम कहें कि मेन मास्टरमाइंड कोई और है, कोई ना कोई पॉलिटिकल लिंक निकाला जाता है और जिससे भी लिंक जोड़ा जाता है उसके ऊपर साथ में कार्रवाई की जाती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑपोजिशन को टारगेट में रखा गया है कि किसी तरीके से भी ऑपोजिशन को ग्रैब किया जाए, ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाया जाए और उनके ऊपर अगर कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर लगातार सभी ऑपोजिशन पार्टी सवाल खड़ी कर रही हैं कि अगर गुनहगार एक्चुअल में वो व्यक्ति है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसके ऊपर सीधे तौर पर लोग पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर बनती कार्रवाई करनी चाहिए। पर ऐसे कि इल्जाम किसी और के ऊपर लिंक करके, आप किसी और से लिंक करके आप उन्हें दोषी बना रहे हो, ये गलत है। और सीधे तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स का नाम उसको दे रहे हैं कि जानबूझकर उनका नाम केस में डाला जाता है ताकि पार्टी को कमजोर किया जा सके, ताकि अपोजिशन को डामाडोल रखा जा सके। जी अमित, पॉलिटिकल अगर हम नजर से देखें तो क्या लग रहा है कि इस सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से पूरे देश में खुद को जिंदा रखने की कवायद शुरू कर रही है, क्योंकि लगातार जनाधार घटता जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। तो अब ऐसे सत्याग्रह, ऐसे प्रदर्शनों के जरिए एक बार फिर से पैठ बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। जी पल्लवी, बिल्कुल कांग्रेस अपने वजूद को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही है और ये एक मौका, तरीका या फिर हम कहें कि पहल उनकी तरफ से की गई। लगातार कांग्रेस को कई बड़े नेता छोड़ के जा रहे हैं। चाहे मैं नेशनल लेवल की बात करूं, कपिल सिब्बल का सबसे बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, जो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे, एक ऐसी पहचान थी जो कांग्रेस को छोड़ के चले गए। वहीं पंजाब में बात करें तो पंजाब में ऐसे कई चेहरे छोड़ के चले गए, जैसे सुनील जाखड़ का नाम ले लेते हैं, बलबीर सिंह का नाम ले लेते हैं। तो ये सब ऐसे लोग हैं जो पार्टी से तब से जुड़े जब पार्टी बिल्कुल रिसेंट स्टेट पे थी, पार्टी से बहुत अगर हम कहें पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हुए थे। तो इन सब का जाना कांग्रेस के अस्तित्व को बहुत ज्यादा कमजोर बना रहा है। कांग्रेस भी शायद ये बात समझ चुकी है कि लगातार हमारे बड़े चेहरे में छोड़ रहे हैं, उनका एक ही कारण है कि कांग्रेस कोई एक्शन नहीं ले रही है।
कांग्रेस अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रही है। तो इसी चीज को लेके अब शायद कांग्रेस हाईकमान फाइनली जागा है और उन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा जनादेश शुरू किया है कि अगर कोई बड़ी मुहिम शुरू की जाती है, अगर कोई बड़ा पहल की जाती है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस, या अगर हम कहें कि पूरे भारत की कांग्रेस एकजुट की जाए, एक कंबाइंड स्टैंड किया जाए, तो शायद जो कांग्रेस बिखर रही है, स्टेट लेवल की बात कर ले, नेशनल लेवल की बात कर ले, तो उसको वापस बिखरने से बचाया जा सके। जी चलिए, शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए अब रुख कर लेते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की खबर का। पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर एक तरफ जहां पूरे देश में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई से सटे भिवंडी में एक मुस्लिम युवक को नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होते ही सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग साद अंसारी के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए साद अंसारी के घर के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। पुलिस ने साद के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कर लिया है। फिलहाल पुलिस साद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साद अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में नुपुर शर्मा को एक बहादुर लड़की बताया था। निपुण शर्मा जो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, उसको निपुण शर्मा को वो सपोर्ट करता है और कहता है क्या बहादुर औरत है। वो नौजवान ये भी कहता है कि मैं किसी मज़हब को सपोर्ट नहीं करता, मैं इन सब से नफ़रत करता हूँ, मैं डरता हूँ इस दुनिया में जीने से। और उसने कहा कि जहाँ तुम और तुम्हारी फैमिली मर सकती है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो जो सालों से गुजर चुका है। ये यकीनन रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते गए, लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भिवंडी की सरजमीन से देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये नफ़रत का माहौल ख़त्म हो और मुसलमानों को जो दबाया जा रहा है, पैगम्बर आज़म की शान में जो गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, ये सब ख़त्म हो तो आपको आगे आकर अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा और कहना होगा कि देश में अमन कायम करो। और ये सब अल्फाज किसी पैगंबर के बारे में बोला जाएगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सत्यप्रकाश, पूरा मामला हम आपसे जानना चाहेंगे। आखिर ये साद अंसारी कौन है जिसने नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लिखा और उसके बाद बड़ी कार्रवाई शायद उन पर की गई है? देखिए पल्लवी जी, साद अंसारी भिवंडी का रहने वाला है, वह मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। उसने नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए विवादित बयान दिया है, विवादित टिप्पणी की है, उसको लेकर कहीं न कहीं साद अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। उसके घर के बाहर मुंबई पुलिस का पहरा लगा दिया गया है क्योंकि मुस्लिम समुदाय लगातार इसका विरोध कर रहा है। सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय के धर्मगुरुओं का यह आरोप है कि जिस तरह से साद अंसारी ने किया है वह बेहद गलत है, क्योंकि साद अंसारी ने नुपुर शर्मा का न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि नुपुर शर्मा को एक बहादुर लेडी बताया है। अब ऐसे में जिस नुपुर शर्मा के लिए देश में फांसी की मांग की जा रही है, जिस नुपुर शर्मा के लिए देश में एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है, जिस धर्मगुरुओं को लेकर लगातार ये मांग की जा रही है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उसी नुपुर शर्मा के लेकर मुस्लिम समुदाय का एक युवक अगर उन्हें बहादुर बताता है, सच्ची लेडी बताता है, तो बेहद गलत है। इसको लेकर कहीं न कहीं पूरा विवाद खड़ा हो गया है और फिलहाल मुंबई पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है और आगे की जांच कर रही है।
एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर नुपुर शर्मा के समर्थन में कोई पोस्ट लिख रहा है सत्यप्रकाश, तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आजादी का एक तरफ तो गलत फायदा उठाया जाता है और दूसरी तरफ अगर आप किसी के समर्थन में कुछ लिख देते हैं तो आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये कहाँ का न्याय हुआ? बिल्कुल, देखिए पूरी लड़ाई जो है कहीं न कहीं धर्म को लेकर है। किसी धर्म गुरु को या पैतृक देवता को अगर इस तरह से कोई अपवाद या टिप्पणी करता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला खड़ा हो जाता है। ठीक उसी तरह से नुपुर शर्मा ने जिस तरह से पैगंबर अहमद के बारे में गलत टिप्पणी की थी, उसको लेकर पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस तरह के मुस्लिम समुदाय के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है या मांग की जा रही है कि मुस्लिम जो नुपुर शर्मा है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कई जगहों पर सत्यप्रकाश, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस खबर पर हम तमाम जानकारी आपसे लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बस यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मुंबई की खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे थे और वहां से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? साद अंसारी पर जो कार्रवाई हुई उस पर उनके परिजनों की क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए पल्लवी जी, साद अंसारी ने जो है सोशल मीडिया के जरिए नुपुर शर्मा की तारीफ की है, उन्हें से बहादुर बताया। उसको लेकर न सिर्फ परिवार के लोग, बाकी मुस्लिम समुदाय के तमाम लोग उससे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि साद अंसारी के खिलाफ कड़े से कड़े सजा का प्रावधान बनाया जाए। इस बीच साद अंसारी ने जो अपने टिप्पणी में कहा है, उसने बताया है कि नुपुर शर्मा एक बेहद बहादुर लेडी है जी। और हम जिसके लिए लड़ रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, यानी कि पैगंबर अहमद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो हमें इससे लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो इस दुनिया में इसलिए जी रहा हूं क्योंकि लोगों से लड़ना है। और इस तरह की बातें और इस तरह की जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ जो है पूरा आंदोलन छिड़ा हुआ है। हालांकि नुपुर शर्मा के खिलाफ लगातार कई पुलिस स्टेशनों में मामला भी दर्ज है और कई राज्यों में उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। लेकिन इस बीच अगर कोई उसी समुदाय का समर्थन करता है तो जाहिर तौर पर यह बड़ी बात हो जाती है। यही वजह है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है अपने ही समुदाय के एक युवक के खिलाफ जो है कहीं न कहीं प्रोपोगंडा फैला रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। फिलहाल जो साद अंसारी है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन वह पढ़ा लिखा है, समझदार है, उसके बावजूद इस तरह की जो टिप्पणी कर रहा है इसका खिलाफत जो है कहीं मुस्लिम समुदाय कर रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या महाराष्ट्र में भी केस दर्ज हुए हैं? अगर मैं मुंबई की बात करूं, औरंगाबाद में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था जुम्मे की नमाज के दिन, तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि महाराष्ट्र में अभी तक कितने मामले दर्ज कर लिए गए हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ और औरंगाबाद में जो घटना हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं, एक चेंबूर में, दूसरा भिवंडी में। तीसरे मामले की जांच चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ कल मुस्लिम समुदाय के एक धर्मगुरु ने मुंबई सीपी संजय पांडे से मुलाकात की। संजय पांडे ने 15 दिन का वक्त मुकर्रर किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले 15 दिनों में प्रोटोकॉल के देखते हुए, यानी कि मुंबई में आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़े से कड़ी सजा और कड़े से कड़े प्रावधान के बीच मामला दर्ज करने की बात कही है। फिलहाल ये देखना होगा कि संजय पांडे ने जिस तरह से कहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार इस पे अमल करने की इजाजत देती है या नहीं। चलिए, शुक्रिया सत्यप्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं राजधानी देहरादून की खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को विधानसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। इसके लिए विधानसभा भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण सीएम धामी को सदस्यता दिलाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीत हासिल की है। विधानसभा का बजट सत्र 14 जून से शुरू हो रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री 13 जून यानी कि आज विधानसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। विधानसभा स्थित स्वर्गीय प्रकाश पंत भवन के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां की गई हैं, जिसमें मंत्री विधायकों के साथ अधिकारी व अन्य अतिथि शामिल होंगे। बता दें कि खटीमा विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री धामी के लिए चंपावत से विधायक कैलाश चंद गहतोड़ी ने इस्तीफा देकर सीट खाली की थी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल कर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अस्करी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, शपथ लेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा और इस कार्यक्रम में किसे किसे बुलाया गया है, मेहमान कौन कौन रहेंगे, पूरी जानकारी कार्यक्रम को लेकर। देखिए पल्लवी, 3 जून रिजल्ट आने के बाद जैसे ही चंपावत चुनाव का रिजल्ट आया था, जिसमें 55,000 वोटों से जीत हासिल की थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आखिर किस दिन और किस तारीख में जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री विधायक की पद की। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो गया है, कल ही शाम ही क्लियर हो गया था। आज करीब 12:30 से 1 के बीच विधानसभा भवन देहरादून में प्रकाश पंत भवन में जो है उस सभागार में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो ऋतु खंडूड़ी हैं वो उनको शपथ दिलाएंगी। तो कहीं ना कहीं तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार तैयारी में भी इसकी जुटे थे। और अगर हम बात करें विधानसभा जो सचिव हैं मुकेश सिंघल, वो भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम जो विधायक हैं प्रदेश सरकार में, तो वो सब वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। क्योंकि ये बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह से खटीमा में एक बड़ी शिकस्त मुख्यमंत्री धामी को के खाते में जुड़ी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रिकॉर्ड जीत हासिल हुई, चंपावत उपचुनाव में 55,000 वोटों से जीत हासिल हुई है, तो उसके बाद जो है आज वो दिन भी आ गया है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधायक पद की जो है वो आज शपथ लेंगे। और खुद जो है विधानसभा अध्यक्षा हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण, वो शपथ दिलाएंगी। और विधानसभा ऐसे सभागार जो है प्रकाश पंत सभागार है, उसमें ये तमाम जो कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। और ठीक 12:30 से 1 बजे के बीच जो है ये एक जो प्रोटोकॉल के तहत शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। इसमें प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, वो मौजूद रहने वाले हैं। और तमाम जो आला अधिकारी हैं, आला अफसरान हैं, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। पल्लवी, अब चूंकि अपनी सदस्यता ग्रहण कर लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, आगे क्या कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं उनके लिए? और विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को और खासकर मुख्यमंत्री धामी को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए पल्लवी, खास तौर से आज का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि 14 जून से 20 जून तक जो है पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। विधानसभा सत्र की तैयारी जो है, आम बजट सत्र की तैयारी जो है वो जोरों शोर से चल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस के पास क्या क्या मुद्दे इस वक्त हैं, तो कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त वो है ग्रीष्मकालीन राजधानी को बनाए जाने को लेकर। क्योंकि जिस तरह से पूरा पोर्टफोलियो में कहा गया था कि भाजपा जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करेगी 6 माह के अंदर, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि तमाम जो सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, हमेशा गैरसैंण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती रही है। और खास तौर से अगर हम बात करें, चूंकि गैरसैंण में पहले जो तारीख नियत की गई थी वो 7 जून से की गई थी, 7 जून से 13 जून तक। और गैरसैंण में विधानसभा सत्र को कराए जाने को लेकर बात की जा रही थी, लेकिन अचानक से प्रदेश सरकार ने अपना पूरा जो इरादा बदला और देहरादून में सदन किया जा रहा है, जिसको लेकर खुद
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तमाम ट्वीटबाजी की है, फेसबुक पर तमाम पोस्ट लिखी है और बयान भी जारी किया है कि ये प्रदेश के लिए एक कहीं ना कहीं दोहरा व्यवहार है। खासतौर से गैरसैंण वासी जो हैं और गैरसैंण के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है कि प्रदेश सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र आहूत नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दे कांग्रेस के पास रहेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा कांग्रेस के पास है, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस के पास है। हालांकि देखना भी ये होगा कि 19 जो विधायक है कांग्रेस के, वो किस तरह से एकजुट होकर इन मुद्दों को पटल पर रखते हैं, सदन में रखते हैं, और ताकि जो सत्ता पक्ष है उसको एक तरह से झकझोरा जा सके। क्योंकि जाहिर है विपक्ष का काम होता है प्रदेश के तमाम जो इस तरह के मुद्दे होते हैं उन पर बोलने का, उनको पटल पर रखने का, उनके साथ साथ जो है रिजल्ट लेने का भी जो है एक उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के पास मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन किस तरह से उनको पटल पर रखते हैं बड़ी बात होगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोकपाल और भू कानून का, जिसको लेकर भी इस बार विपक्ष ने अपनी रणनीति तय की हुई है। लोकपाल के मसले पर तो खैर अभी सरकार मुझे लगता नहीं है कि कोई गंभीरता से आगे बढ़ रही है, लेकिन भू कानून को लेकर क्या अपडेट है, इस पर सरकार की अभी क्या कुछ तैयारी है? और ये चुनावों के समय में भी बड़ा मुद्दा रहा है। अस्करी, देखिए पल्लवी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लोकपाल एक लंबे वक्त से प्रदेश का गरमाया हुआ मुद्दा है। और अगर हम बात करें दृष्टि पत्र की, भाजपा का जो दृष्टि पत्र था, तो उसमें साफ तौर से कहा गया था कि 100 दिन के अंदर लोकपाल को कायम करेंगे, लेकिन कोई गठन नहीं हुआ है लोकपाल का, प्रदेश में कोई गठन नहीं हुआ है। हालांकि इसको लेकर बात की थी, हमेशा होती रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है। अगर हम बात करें, जिस तरह से आप बात करें भूमि कानून की, तो भूमि कानून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि सुधार कानून को रखने की बात जरूर कही है, उसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, लेकिन उसका भी कोई खासा ढांचा तैयार नहीं हुआ। पूरा प्रारूप जो तैयार होना चाहिए था वो उसका तैयार नहीं हुआ, तो उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, परिणाम नहीं है। हालांकि ये मुद्दे कांग्रेस के लिए बेशक बड़े हैं, लेकिन जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूँ, कितनी प्रखरता और मजबूती से और अपनी जो बात उसको ड्राफ्ट कर पाती है कांग्रेस सदन में, ये एक बड़ी बात होगी। प्रदेश के तमाम इस तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो लोकपाल हो, चाहे वो इस तरह से अगर हम जीरो टॉलरेंस की बात कर लें, क्योंकि कई इस तरह के प्रदेश में आए अधिकारी हैं, इस तरह के अफसरान हैं जिन पर तमाम घोटालेबाजी और तमाम गुमराहियों के आरोप लगे हैं, उनको किस तरह से पटल पर रखा जा सकता है सदन में, तो ये एक बड़ी बात होगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश सरकार में अगर हम बात करें आज सबूत दी, उनके खिलाफ एनजीटी ने खुद जो है 18 मई को ऑर्डर पेश किया था कि ये खुद एनजीटी को गुमराह कर रहे हैं। तो इस तरह के तमाम केसेस हैं जिन पर घेरा जा सकता है भाजपा सरकार को, लेकिन बात वही है, 19 विधायक हैं, एकजुट होकर बात रखनी होगी। ये बड़ी चुनौती खुद कांग्रेस के लिए भी है। चलिए, शुक्रिया अस्करी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर हिमाचल कांग्रेस की चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मिशन 2022 के लिए सभी नेताओं को एकजुट हो जाने के निर्देश दिए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस पेपर लीक जैसे मामलों में कांग्रेस नेताओं को आक्रामक रुख अपनाने को कहा। चंडीगढ़ में संपन्न बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में तैनात हिमाचल के सभी 12 जिलों के एआईसीसी सचिवों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। राजीव शुक्ला ने एआईसीसी सचिवों को संबंधित जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। सभी एआईसीसी सचिव फील्ड में सर्वे कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे। एआईसीसी सचिवों के साथ प्रत्येक जिलों में तैनात किए गए समन्वयक भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। आज की बैठक में शुक्ला ने हिमाचल कांग्रेस द्वारा बीते एक माह के दौरान की गई चुनावी जनसभाओं और बैठकों की जानकारी भी ली। इस दौरान प्रतिभा सिंह ने राजीव शुक्ला को बताया कि बीते दिनों के
दौरान उन्होंने सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठकें की हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका रुख कर लेते हैं। टीना जी, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चंडीगढ़ में की है हिमाचल कांग्रेस ने, किस तरह की ये बैठक थी और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था? जी देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेके जो तमाम तरह की जो कांग्रेस में गुटबाजी सामने आ रही है उसको लेके जो है जो इनके जो प्रभारी है राजीव शुक्ला, उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। और जो पहले जो इनका जो राष्ट्रीय जो चिंतन शिविर हुआ था कांग्रेस का, उसमें भी कहा गया था कि हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर सभी जो नेता है हिमाचल में जो तमाम तरह की गुटबाजी उनके लगाम करते हुए सभी को एक मंच पर साथ आना होगा। और अगर किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करनी है तो सबको अपनी गुटबाजी भूलकर, तमाम गिले शिकवे भूलकर एक मंच पर साथ आना होगा। इसी के लिए जो है बहुत बड़ी जो जम्बो कार्यकारिणी भी कांग्रेस ने बनाई थी। तमाम जिलों में हर जिले से पूर्व चाहे विधायक हो सभी को उस जम्बो कार्यकारिणी में जगह दी गई थी, सब इसलिए कि ये गुटबाजी पर लगाम कर सके। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है वो यही है कि तमाम तरह के निर्देशों के बावजूद इस तरह की गुटबाजी पे कोई लगाम नहीं लग पा रही है। तो जो चंडीगढ़ में जो बैठक हुई उसमें जो राजीव शुक्ला है, उनके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, उन्होंने भाग लिया। चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू में शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और 4 वर्किंग जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उन्होंने इस बैठक में भाग लिया। इसके अलावा जो है जो बैठक में है, पहले इन सबके साथ एक अलग से बैठक की गई, बंद कमरे में बैठक राजीव शुक्ला ने सभी नेताओं को दी और मनमुटाव जो है भूल जाने को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आए दिन लोगों की जो कांग्रेस में गुटबाजी की जो खबरें हैं वो लगातार हावी हो रही हैं और लगातार जनता के सामने आ रही है। तो ऐसे में जो है जनता का सामने जो है कांग्रेस की छवि जो है वो गलत जा रही है। तो ऐसे में जो नेता है वो अपनी गुटबाजी पर लगाम लगाएं और सारे एक मंच पर एक साथ एकजुट होकर आए। जी, सभी एआईसीसी सचिव फील्ड में सर्वे करके कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेंगे, इस तरह का भी कोई टारगेट दिया गया है? जी, फिलहाल तो जो ये है कार्यक्रम उसमें जो राजीव शुक्ला है उन्होंने सभी जो सचिव जो पिछले दिनों बनाए गए थे 12 जिलों के एआईसीसी से जो सचिव है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अपने अपने जिलों में जाके समन्वय भी जो साथ जाएंगे और वो एक जो नेता है उन सभी को साथ लेकर जनता के बीच जो कांग्रेस की जो छवि गलत जा रही है उसके ऊपर काम करें। और जिस तरह से आपने रिपोर्ट बनाने की बात कही वो भी इस तरह का उसका एक अहम हिस्सा है बैठक का। उसमें भी कहा गया कि जो जीत की संभावना वाले जो कैंडिडेट्स है उनके ऊपर एक सर्वे करे और कांग्रेस अपनी स्थिति पर भी एक सर्वे करेगी। और जल्द ही वो 2 महीने के अंदर का टाइम इस कमेटी को दिया भी गया है कि 2 महीने के अंदर वो अपनी जो ये सर्वे रिपोर्ट है वो हाईकमान को सौंपेगी। और इसके अलावा जो है जो जिलों हर जिला है 12 जिले हैं जो हिमाचल के, इसमें जो समन्वयक है उनको भी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के, चाहे वो कांग्रेस सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, एनएसयू है या महिला कांग्रेस है, उन सभी को एक्टिव करें और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तय करें और जनता के बीच जो सत्तारूढ़ सरकार है भाजपा उसके खिलाफ जो है आक्रामक रुख ये सारे अपनाएंगे। विशेष तौर पर इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है कि जो सरकार है उसके खिलाफ जो आक्रामक रुख है, विभिन्न जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, पुलिस पेपर लीक मामला जैसे जो बड़े जो मुद्दे जो हिमाचल में इस वक्त जनता के बीच है उन मुद्दों को अपने साथ कांग्रेस जोड़े और उन मुद्दों के ऊपर जो कांग्रेस है वो आक्रामक रुख अपनाए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है टीना जी। अभी भी हमने देखा कि प्रतिभा सिंह के सामने ही किस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हंगामा मचा दिया, कल ही के दिन की ये बात है। तो इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस? उपचुनाव में जो भारी भरकम जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को, क्या उस जीत को बरकरार रखने की स्थिति में अभी नजर आ रही है प्रदेश में कांग्रेस? जी देखिए, जो फिलहाल उपचुनाव में जीत मिली थी उसके बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका मनोबल भी बहुत ऊंचा था और उनको वो मान रहे थे कि हम सत्ता में वापसी करेंगे और अच्छे दमखम के साथ वापसी करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गुटबाजी आई, जैसे आपने भी बताया, पिछले कल सिरमौर की ये घटना है, उससे पहले किन्नौर में जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह उनके सामने ये सारी घटना हुई और जो गुटबाजी है वो उभर कर सामने आई। जो वहाँ के जो स्थानीय विधायक है
वो कुछ नाराज चल रहे हैं जो अपने पदाधिकारी उनके साथ में। किन्नौर में भी यही देखने में आया, सिरमौर में भी यही देखने में आया कि हर्षवर्धन जो चौहान है वो मंच पर आने से उन्होंने साफ मना कर दिया। वो जनता के बीच जो अपने कार्यकर्ता उनके साथ वो सदरी पर जाके बैठ गए, तो प्रतिभा सिंह को काफी मान मनोबल के बाद उनको मंच पर लाना पड़ा। तो इसी तरह की जो घटनाएं हैं, वो जो इस तरह की जो गुटबाजी है, वो साफ जनता के बीच एक गलत छवि लेके कांग्रेस की जा रही है। और फिलहाल जो कांग्रेस है वो जो एक सत्ता परिवर्तन की जो आस में बैठी है कि जो सत्ता विरोधी रुझान है वो उनको मिलेगा, तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति मजबूत कांग्रेस की फिलहाल नहीं नजर आ रही है हिमाचल में। जी चलिए, शुक्रिया टीना जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशों पर हिमाचल कांग्रेस की चंडीगढ़ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार किया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने मिशन 2022 के लिए सभी नेताओं को जुट जाने के निर्देश दिए। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस पेपर लीक जैसे मामलों में कांग्रेस नेताओं को आक्रामक रुख अपनाने को कहा। चंडीगढ़ में संपन्न बैठक में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा हाल ही में तैनात हिमाचल के सभी 12 जिलों के एआईसीसी सचिवों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। राजीव शुक्ला ने एआईसीसी सचिवों को संबंधित जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।